इसमें पहली खबर हम आपको गुजरात के आणंद में पीएम मोदी के बयान से जुड़ी होगी, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। वहीं दूसरी खबर आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि यूपी के कैसरगंज लोकसभा सीट से जुड़ी हुई है, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वहीं तीसरी खबर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के हाईकोर्ट की शरण में जाने से जुड़ी है। वहीं चौथी खबर अमित शाह के उत्तर प्रदेश दौरे पर होगी। वहीं पांचवी और आखिरी खबर आपको बताएंगे दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी की महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को बर्खास्त करने से जुड़ी खबर है। तो ये 5 खबरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के बयान से सियासी पारा भी गर्मा गया है। दूसरी खबर ब्रजभूषण के टिकट कटने से जुड़ी है। तो तीसरी खबर आपको हाईकोर्ट की शरण में मनीष सिसोदिया को लेकर जुड़ी हुई है। साथ ही चौथी खबर अमित शाह के मिशन यूपी पर है। तो पांचवी और आखिरी खबर दिल्ली में एक बार फिर गरमाई सियासत पर है। तो ये 5 खबरें आपको बता रहे हैं, इन्हीं पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। यहां आणंद में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं। पाकिस्तान में भी कांग्रेस के लिए दुआ हो रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय में देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे। मैंने कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराकर सरदार साहब के सपने को पूरा किया। पाकिस्तान के आतंक का टायर पंचर हो गया है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी और मोदी की मजबूत सरकार डोजियर में टाइम खराब नहीं करती। यह सरकार आतंकियों को घर में घुसकर मारती है और कहा कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा कि आपको पता होगा कि कांग्रेस के शहजादे के लिए पाकिस्तान में दुआ हो रही है। देश में पाकिस्तान को मजबूत सरकार नहीं चाहिए, कमजोर सरकार चाहिए जो उसे डोजियर दे सके। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते पीएम मोदी नजर आए और कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त सरकार बताते हुए तमाम आरोप उन पर लगाए गए हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारी सहयोगी गरिमा श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। गरिमा, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी है और सियासत भी गरमाई हुई है। इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुआ कर रहा है कि कांग्रेस की सरकार बने, ताकि पाकिस्तान चाहता है कि देश में कमजोर सरकार रहे। ऐसी तमाम बातों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए हैं पीएम मोदी और राहुल गांधी का जिक्र उन्होंने किया है। किस तरीके से उनके बयान को देखा जाए, क्या कुछ सियासी मायने इसके देखे जाएं और साथ ही कितनी अब राजनीति इस पर गरमा सकती है? देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 2 चरणों की वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन हम देख रहे हैं देश में सियासत भी गरमाई हुई है। अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही विपक्षी जो दल हैं, उनके भी जो तमाम नेता हैं, उनका शीर्ष नेतृत्व अलग अलग जगहों पर जाकर के जनसभाएं की जा रही हैं। इन सबके बीच आज गुजरात के आणंद पहुंचे पीएम मोदी और इस दौरान कांग्रेस के शहजादे कहकर राहुल गांधी को संबोधित किया और कहा कि पहले जब 75 साल तक देश जब आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने संविधान का जिक्र नहीं किया। जब कांग्रेस सत्ता में थी उस दौरान भी इन लोगों ने संविधान को बांटा है। पहले 2 संविधान 2 झंडे हुआ करते थे, लेकिन गुजरात की जो मैं था, गुजरात की धरती से जब मैं देश की सेवा करने के लिए निकला 2014 में, तो गुजरात के सरदार भाई पटेल को हमने श्रद्धांजलि दी है। या धारा 370 को खत्म किया गया। कश्मीर में 2 झंडे लहराए जाते थे और कश्मीर के उस झंडे को निकाल करके तिरंगा झंडा लहराया। तमाम जो सियासी मायने हैं वो भी निकल रहे हैं और इस दौरान संबोधन में पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान जो कि कांग्रेस पार्टी का हितैषी है, कांग्रेस जब खत्म हो रही है, मजे की बात है, एक तरफ जहां भारत से कांग्रेस की जो पार्टी है वो खत्म हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर के जो पाकिस्तान है वहां पर जो तमाम पूजा अर्चना जैसी चीजें, दुआएं मांगी जा रही हैं कांग्रेस के लिए। इस तरह की तमाम बातें लगातार की जा रही है और आए दिन देखा जा रहा है कि इंडिया अलायंस को लेकर के लगातार जो बीजेपी है, जो केंद्र की सत्ता है, जो तमाम नेता है, केंद्र का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो लगातार हमला बोलते रहा है। ऋषभ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी का एक्सपर्ट ट्वीट भी सामने आया, उन्होंने तमाम बातें कही कि आरक्षण विरोधी सरकार मोदी सरकार को राहुल गांधी बता रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि निजीकरण हो जाए और शायद ये भी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का पलटवार भी उनकी लगातार बयानबाजी को देखकर जोड़ा जा सकता है। लेकिन
देखना महत्वपूर्ण होगा कितनी सियासत इस पर गरमाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया गरिमा आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अब तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का प्रचार आखिरी दौर में है और इसी बीच यूपी की चर्चित कैसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी के टिकट को लेकर बड़ी खबर है, जहां बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। उनकी जगह छोटे बेटे करण भूषण सिंह की उम्मीदवारी पर सहमति बन सकती है। बड़े बेटे प्रतीक पहले ही बीजेपी से विधायक हैं। बता दें कि बीजेपी आलाकमान की बृजभूषण शरण सिंह से कैसरगंज लोकसभा के उम्मीदवार को लेकर फोन पर बात हुई है और बृजभूषण के छोटे बेटे को कैसरगंज से पार्टी लोकसभा का टिकट दे सकती है। बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से मौजूदा सांसद है, लेकिन महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपों की वजह से उनके टिकट को लेकर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना जी, बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है, कैसरगंज से सांसद वो है, लेकिन जिस तरीके से पूरा महिला पहलवानों के साथ पूरा मामला उनका तूल पकड़ता जा रहा था, देश भर में सुर्खियां उस मामले ने बटोरी, अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ कयास है और कितने कयासों में आधार दिखाई दे रहा है? वंदना जी देखिए, भारत के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का जो प्रचार है वो आखिरी दौर पे है और कल 3 मई और 3 मई को नामांकन का देखिए नॉमिनेशन होना है। और अभी तक जो केसरगंज की सीट है ये हमेशा से सस्पेंस बना है काफी लंबे समय से कि, और ये अटकलें भी आ रही थी कि बृजभूषण सिंह का टिकट काटा जाएगा और अभी कुछ देर पहले सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि इनका टिकट काट दिया गया है। अब ये सीट जो है ये इनका बेटा जो है प्रतीक भूषण की, वो ऑलरेडी पहले से ही विधायक है और इनके जो छोटा बेटा है करण भूषण, उनकी जो उम्मीदवारी है वो सहमति वहाँ पे बन सकती है। और अभी ये भी है कि अब ये उस पूरे मामले में बृजभूषण का अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि क्योंकि ये सारा जो मामला ये आला कमान ही तय करेंगे। अगर उनकी फोन पे भी बात हुई है बृजभूषण सिंह की, उनके छोटे बेटे को पार्टी जो है वो टिकट दे सकती है। बृजभूषण सिंह जो है वो भी केसरगंज से मौजूदा सांसद है, लेकिन लंबे समय से इनका विवाद चल रहा था महिला पहलवानों को लेकर, यौन शोषण के आरोप इन पे लगे हुए थे, मुकदमे थे, तो इसको लेकर इस सीट पर एक सस्पेंस जमा हुआ था। हालांकि ये अटकलें है कि बृजभूषण सिंह की टिकट मतलब कट्टी इनके छोटे बेटे करण भूषण को टिकट मिल सकती है। हालांकि बृजभूषण का ये कहना है कि उनकी गलती क्या है और उन्होंने आला कमान से बात भी की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी जो नेतृत्व तो जो करेगी, जो भी फैसला लेगी वो मुझे मंजूर होगा, क्योंकि जो केसरगंज सीट है वो बीजेपी इस पे मजबूत है और टिकट के लिए एक दावेदार मैं भी हूँ, लेकिन अंतिम फैसला जो भी होगा वो आला कमान का ही होगा, वो पार्टी तय करेगी। लेकिन क्योंकि आज देखिए अमित शाह भी दौरे के बाद वो लखनऊ पहुंचेंगे और बीजेपी दफ्तर में 5 बजे वो बैठक भी करने वाले हैं, क्योंकि जो अवध क्षेत्र की जो 8 सीट है ये सीटें काफी महत्वपूर्ण लगती है, इसको लेकर वो बैठक करेंगे। और ये केसरगंज की सीट पर भी देखिए सहमति होगी, उससे संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी रहेंगे और भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी रहेंगे और तमाम जो संगठन के पदाधिकारी है वो भी रहेंगे, तो इस सीट पर मंथन हो सकता है। लेकिन खबर ये भी है क्योंकि कल 3 मई है और इसका क्या कहते हैं नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। एक तरफ जहां बृजभूषण की सीट को लेकर अटकलें लगाई जा रही है, दूसरी जगह अगर बात करें तो ये भी सुनने में आया है कि बृजभूषण सिंह ने 3 सेट नामांकन पत्र के खरीद के भी रख रखे हैं, निर्दलीय रूप से उन्होंने खरीदा होगा। अब देखना ये देखने वाली बात होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी टिकट उनके बेटे को देती है या बृजभूषण सिंह को देती है। जी निश्चित तौर पर क्या कुछ आगामी दौर पर तस्वीर नजर आएगी, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्पी होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बृजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है, उससे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है और दिल्ली हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब मामले में मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और मनीष सिसोदिया के वकील ने दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि आवेदक विधानसभा का सदस्य है और चुनाव का मौसम चल रहा है, इसलिए जमानत दी जाए। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका को कल आने दीजिए, जज को फाइल पढ़ने दीजिए। बता दें कि बीते दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, मनीष सिसोदिया का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया है और जमानत याचिका को लगाया है और तमाम दलीलें दी गई हैं। क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आ सकती है और क्या कुछ इस पूरी याचिका के मायने? देखिए, जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 अप्रैल को ये याचिका दी गई थी और इसमें ये कहा गया था कि चुनाव का मौसम आ रहा है। जो मनीष सिसोदिया के वकील थे, उन्होंने कहा कि चुनाव का मौसम आ रहा है और ऐसे में विधानसभा के सदस्य भी है मनीष सिसोदिया, उनको बाहर रहना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हवाला देते हुए उन्होंने जो है याचिका पर सुनवाई किया था, लेकिन कावेरी बावेजा ने जो है उन्होंने फैसला दिया कल कि जिस तरीके से उनका जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका छेड़खानी करेंगे, सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, ईडी ने ऐसा कहा। तो वो देखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनका खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने इस चीज की चुनौती दी है उनके वकील ने और हाई कोर्ट का रुख जो है उन्होंने अपनाए हैं। और हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जिस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर दीजिए, हम कल इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे। देखिए, बहुत अहम हो जाता है क्योंकि मनीष सिसोदिया की 3 बार से जो है जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, चाहे हाई कोर्ट ले लीजिए, राउज एवेन्यू कोर्ट ले लीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए। इन्होंने जमानत याचिका पहले भी खारिज कर दी है, लेकिन उसके बाद भी ये हवाला दिया जा रहा है कि सदस्य हैं विधानसभा के और उसके बाद चुनावी मौसम चल रहा है, तो चुनावी मौसम में उनका बाहर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, इसमें तो जो है सिस्टम जैसे सीबीआई हो गया और ईडी हो गया, दोनों अपने अपने दलीलें रख रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि अगर ये बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं सबूतों किससे छेड़खानी होगी, और ईडी ने फिर से कोर्ट में वही दोहराया कि ये कहीं ना कहीं किंग पिंग है और इनके पास ही एक्सरसाइज पॉलिसी था, एक्सरसाइज पॉलिसी इनके पास होते हुए इन्होंने सारा चीज किया। तो दोबारा से उन्होंने रखा और उसके ऊपर जो राउज एवेन्यू कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी कावेरी बावेजा, उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से छेड़खानी हो सकता है, इनको अंदर रहना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, जो तस्वीर आपने जिक्र किया राउज एवेन्यू कोर्ट की थी, जो दलीलें दी गई थी, जो तस्वीर नजर आई थी, वही तस्वीर कहीं ना कहीं रिपीट नजर आ रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी हो, मनीष सिसोदिया हो, अगर ये दलील लगा रहे हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि है, चुनावी मौसम है, तो उनका निकलना बहुत जरूरी है, क्या वाकई में कुछ आधार इसमें जो आधार है उसमें दम दिखाई देता है? कुछ असर इसका होगा, कुछ राहत उनको मिल सकेगी, या फिर जो ईडी सीबीआई अपना पक्ष रख रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, या फिर वही परिणाम निकलकर सामने आएंगे जो राउज एवेन्यू कोर्ट में देखने को मिले थे? इससे पहले हम गौर करें कि पहले भी उन्होंने जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी और तीनों कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया था, क्योंकि देखिए सीबीआई और ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को ये बात पता है और 3 बार से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई, तो ये बहुत अपने में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत तगड़ा झटका है, क्योंकि इस समय उनके प्रत्याशी जो है दिल्ली के अंदर चुनावी मैदान में है, चारों प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और इस समय कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जैसा फेस, परपटगंज के विधायक, उनका होना काफी आम आदमी पार्टी के लिए काफी जरूरी था, जो कि आम आदमी पार्टी अपने एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं, अगर ऐसा कह सकते हैं हम लोग, कि जमानत उनको मिल जाए, ताकि परपटगंज के आसपास के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं फेस है मनीष सिसोदिया और आएंगे तो जनाधार बनेगा, लेकिन ऐसा कहीं दिखते हुए दिख नहीं रहा और ईडी और सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत है। अगर कल ये हाईकोर्ट में भी केस जाता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फिर से झटका लग सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था। निश्चित तौर पर जो आपने जानकारी दी है और जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं, उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि राहत मिलना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन मैं देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ और दलीलें रखी जाती है, क्या कुछ कहा जाता है, जिसके चलते क्या कुछ कोर्ट फैसला लेता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के बीच सियासत के चाणक्य कहलाए जाने वाले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की उत्तर प्रदेश में आमद हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है। वे गुरुवार को बरेली, बदायूं, सीतापुर और लखनऊ के प्रवास पर हैं। शाह ने दोपहर 12 बजे बरेली में, दोपहर 1:30 पर यानी 1:30 बजे बदायूं में जनसभा को संबोधित किया है और इसके बाद अब वो दोपहर 3:30 बजे लहरपुर, सीतापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में शाम 5 बजे लखनऊ में आयोजित संगठनात्मक बैठक होगी। इसको बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन का जोर भी उत्तर प्रदेश पर दिखाई दे रहा है। तो एक खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और बदायूं, बरेली में जनसभा को संबोधित भी कर चुके हैं। अब इसके अलावा 2 अन्य क्षेत्रों में सभा को संबोधित करेंगे। इसी बीच लगातार संगठनात्मक बैठक भी अमित शाह लेते नजर आ रहे हैं और संगठन को भी मजबूत करने को लेकर यह दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो कि काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस यहां पर
भारतीय जनता पार्टी करती नजर आई है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। और आदेश में डीसीडब्ल्यू एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग केवल 40 कर्मचारियों को ही रख सकता है, लेकिन एलजी की मंजूरी के बिना 223 नए पद बनाए गए हैं। आयोग के पास कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। स्वाति मालीवाल बोली, ये तुगलकी फरमान है, मैं अपने जीते जी आयोग को बंद नहीं होने दूंगी। बता दें कि स्वाति मालीवाल ने जनवरी 2024 में आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। उन्हें 2015 में आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा में सांसद पद के लिए नॉमिनेट किया था। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण रूप से अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान, दिल्ली की सियासत एक बार फिर गरमाई है और महिला आयोग के 223 पदों से कर्मचारियों को हटाया गया है। एलजी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल क्या कुछ इसके कार्रवाई के मायने और क्या कुछ अब जो तमाम तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है वो तस्वीर नजर आ रही है? जी हाँ ऋषभ, बिल्कुल जिस तरह महिला आयोग से एक बड़ी कार्रवाई उपराज्यपाल की तरफ से की गई है, 223 कर्मचारियों को तत्काल जो है निलंबित किया गया है। जिस तरह दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, जिन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ये जो फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के प्रचार को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे दबाव बनाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने साफ तौर पे ये आरोप एलजी पर लगा है। आपको बता दूं कि 2015 में स्वाति मालीवाल को जो है दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसमें दिल्ली महिला आयोग की जो चेयरपर्सन थी स्वाति मालीवाल, जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है कर्मचारियों को नियुक्त किया था, जिसको लेकर आज दिल्ली उपराज्यपाल ने पूरी तरह से जिनको निष्कासित कर दिया गया है। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, जिन्होंने साफ तौर पे डीसीडब्ल्यू एक्ट का जो हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि डीसीडब्ल्यू एक्ट के तहत ये जो कर्मचारी थे, ये कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन दिल्ली महिला आयोग ने जिस तरह उनको नियुक्ति दी भी थी और उनको नियुक्त किया था, आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनको पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है, जिसको लेकर स्वाति मालीवाल काफी क्रोधित नजर आ रही है और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पे भी निशाना साधती नजर आ रही है। बिल्कुल इरफान, देखिए जिस तरीके से मामला तूल पकड़ रहा है, इससे पहले हमने वो मामला भी देखा जब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी मामला गरमाया और सरकार और उपराज्यपाल के बीच में तमाम नियम कानून को लेकर तमाम चर्चाएं तेज हुई थी, तूल मामला पकड़ा था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो तुगलकी फरमान आम आदमी पार्टी इस पूरे कार्रवाई को बता रही है और साथ ही जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 40 कर्मचारियों की स्वीकृति थी, लेकिन जब वे अध्यक्ष रही तो 223 कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई, जो कि जिसकी स्वीकृति नहीं थी, गलत तरीके से सब हुआ। तो कितना आधार इन सब बातों का सटीक बैठता है? क्या वाकई में ये बातें जो उपराज्यपाल कह रहे हैं बिना उनकी परमिशन के, बिना उनसे चर्चा करे ये फैसले लिए गए, वाकई में ये सही दिखाई देते हैं या फिर यहाँ पर भी किसी तरह की सियासत देखने को मिल रही है? हाँ ऋषभ, बिल्कुल इसमें लगातार सियासत देखने को मिल रही है। अब आपको मैं बता दूं कि पिछले कई सालों से जो है दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली एलजी को लेकर काफी विवाद रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी चर्चित रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली के एलजी पर कई आरोप लगाए, तो एलजी की तरफ से भी कई आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाए गए थे। कहीं ना कहीं इस मामले को भी उसी कड़ी से जोड़ा जा रहा है। एलजी के जिस तरह से आदेश आज आए हैं, 223 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, हटाया गया कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे, और एलजी ने जिस तरह से जो कहा है, जिस तरह उन्होंने निलंबित करने पर जो आरोप लगाए हैं वो यही है कि ये 223 कर्मचारी जो थे ये असंवैधानिक लगाए गए थे, इनको लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन जिस तरह नियुक्ति इनकी की गई थी, ये नियुक्ति गैर कानूनी थी और इसकी एलजी ने बिल्कुल इजाजत नहीं दी थी, जिसको लेकर आज जो है दिल्ली के उपराज्यपाल जो है उन्होंने पूरी तरह से इसको निष्कासित कर दिया है।
निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए बयानबाजी का दौर तो शुरू हो गया है और सियासत भी इससे आगे गर्माती हुई नजर आ रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ सियासी रूप से आगे तस्वीर दिखाई देगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इरफान आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार सियासत दिल्ली में गरमाई हुई है। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबर थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के जरिए एक बार फिर सियासत गरमाई है। तो गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर भी कई चर्चाएं हैं। ऐसे में तमाम तरीके से 5 बड़ी खबरें महत्वपूर्ण रही। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।